बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो पहले हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पेश किया था ना, उन्होंने एटम के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि मैंने एटम के बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने जो एटम के बारे में बताया था ना, उसमें कुछ मसले मसाइल थे। अब वो क्या मसले मसाइल थे? सबसे पहला मसला, अच्छा इसकी हेडिंग क्या होगी? डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। के रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या मसले मसाइल है? डिफेक्ट्स का मतलब होता है मसला। क्या ठीक है? तो पहला मसला क्या है? यहाँ देखो, नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। अब इसका मतलब क्या होता है? एटम देखो, उन्होंने कहा था एटम न्यूट्रल होता है, ना एटम पर प्लस होता है ना एटम पर माइनस। लेकिन अब हमें पता है कि उन्होंने कहा था एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन अब हमें पता है कि एटम जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर प्लस आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर माइनस आ जाता है। तो प्लस और माइनस यहाँ पर आ रहे हैं। ये प्लस और माइनस हमें ये बताते हैं कि एटम यहाँ स्टेबल नहीं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में क्या बताते हैं कि रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। ये इनका पहला वाला मसला था। दूसरा मसला क्या था? यहाँ देखो, इन्होंने कहा एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर होते हैं शेल्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा होता है तो ये एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इन्होंने कहा एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं और क्या निकाल रहे होते हैं? एनर्जी निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालते रहे आस्ता इनकी एनर्जी होती जाएगी कम। आस्ता ये इलेक्ट्रॉन आगे कहां गिर जाएगा? न्यूक्लियस के ऊपर। क्योंकि हर चीज एक हद तक एनर्जी दे सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एनी टाइम एनर्जी देता ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनी टाइम एनर्जी निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर एक और मसला क्या आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालता रहेगा तो आस्ता उसकी एनर्जी होती जाएगी कम और वो कहाँ पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस के ऊपर। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी। इमिट का मतलब होता है निकालना। इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी निकालता रहता है। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन फॉल हो जाएगा। फॉल का मतलब है गिर जाएगा। कहाँ पर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। दूसरा मसला आ गया। अब तीसरा मसला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो एनर्जी निकलती है ना, हमारे पास एक शीशा होता है, ग्लास होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं? इस शीशे की यह खासियत होती है कि इस लाइट को, इस एनर्जी को ब्रेक कर देता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनाते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बनाता है? फिर से देखो, एक शीशा होता है जिसकी इस तरह से शेप होती है। उसमें जब हम लाइट को पास करते हैं तो आगे उसका स्पेक्ट्रम बनता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती तो एक रेनबो बनता है। वो रेनबो की स्पेक्ट्रम पे एक एग्जांपल होती है। तो यहाँ देखो, एक शीशा होता है प्रिज्म, उससे जब लाइट को पास किया जाए तो यहाँ पे बनता है स्पेक्ट्रम। अगर ये स्पेक्ट्रम हर जगह बनेगा तो इसको हम कहेंगे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? कंटीन्यूअस। इस कंटीन्यूअस का मतलब होता है मुसलसल। ठीक है, जो रुके ना। यहाँ से लाइट आई, स्पेक्ट्रम बना और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेक्ट्रम बन गया। और ये देखो, यहाँ से लाइट आई, इसने भी स्पेक्ट्रम बनाया, लेकिन यहाँ स्पेक्ट्रम बन रहे, बीच वाली जगह खाली हो गई। फिर स्पेक्ट्रम बन रहे, ये वाली जगह क्या हो गई खाली। तो इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? लाइन। यहाँ पे मुसलसल बन रहा था और यहाँ पे लाइंस की शक्ल में बन रहा था। अब इनका तीसरा वाला मसला पता है क्या है? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल क्या निकालता रहता है? एनर्जी। अगर मुसलसल एनर्जी निकालता रहेगा तो अगर उस एनर्जी को मैं इसमें से पास करूंगा, अगर वो मुसलसल निकालता रहेगा, अगर वो एनर्जी कंटीन्यूअस निकालता रहेगा तो स्पेक्ट्रम भी कौन सा बनना चाहिए? कंटीन्यूअस बनना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन हर टाइम एनर्जी निकालता रहेगा तो स्पेक्ट्रम कौन सा बनेगा? कंटीन्यूअस। लेकिन एनी टाइम एनर्जी नहीं निकालता, तो हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तीसरा वाला क्या मसला आया था? इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालता रहता है तो उसका स्पेक्ट्रम ये वाला बनना चाहिए, लेकिन ये वाला स्पेक्ट्रम नहीं बना।
ये वाला स्पेक्ट्रम बना, लाइन स्पेक्ट्रम बना। स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको ज्यादा ध्यान न दो, बस ये मान लो शीशे में से जब लाइट को पास करते हैं तो यहाँ पर उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है। अगर मुकम्मल तौर पे हर जगह बने तो कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? कंटीन्यूअस। और अगर लेंस की शक्ल में बने तो लाइन। ये वाला स्पेक्ट्रम उस वक्त बनेगा जब पीछे से मुसलसल एनर्जी आ रही होगी, और ये उस वक्त बनेगा जब थोड़ी एनर्जी आई फिर रुक गई, थोड़ी एनर्जी आई फिर रुक गई। इस वजह से यहाँ पे क्या बनती रहेंगी? लाइंस बनती रहेंगी। तो तीसरा वाला मसला क्या है हमारे पास? इन्होंने कहा था ये वाला स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी नहीं निकालता। हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम बना था? लाइन स्पेक्ट्रम बना था। तो ये तीन मसले थे हमारे पास रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है नील बोहर। क्या नाम है? नील बोहर। इन्होंने एक और एटम का मॉडल पेश किया। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा एटम के बाहर फिक्स ऑर्बिट होता है। एटम के बाहर फिक्स क्या होता है? उनको हम क्या कहते हैं? शेल्स। यहाँ देखो इन्होंने कहा बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर फिक्स ऑर्बिट होता है। 1 2 3 ये क्या है? फिक्स है। और यहाँ भी कोई फिक्स था? यहाँ तो मैंने इस तरह से बनाया हुआ था। अब इन्होंने क्या कहा? एटम के बाहर फिक्स ऑर्बिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? शेल। जो पहला वाला होगा उसको हम कहेंगे के, दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे? एल, इसको एम, फिर आगे एन ओ आगे होते रहते हैं। ये बात समझ में आई? पहले क्या मसला था? पहले इस तरह का शेल बन रहा था, अब कैसा बन रहा है? फिक्स बन रहा है, गोल राउंड वाला शेल बन रहा है। तो इन्होंने क्या कहा? एटम के बाहर फिक्स ऑर्बिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? शेल। और इस शेल को एक और नाम दिया जाता है एनर्जी लेवल, जिसको हम शो करते हैं n = 1। अब जो पहला वाला शेल है ये होगा n = 1, दूसरा वाला क्या होगा? n = 2, तीसरा वाला क्या होगा? n = 3। ये 3 पॉइंट हो गए। इन्होंने पहले पॉइंट में कहा फिक्स ऑर्बिट है, उनके नाम बता दिए, उनके इन्होंने वो बता दिए, एनर्जी लेवल बता दिए। n = 1 2 3 4 5 6 आगे से जना चलते रहते हैं और ये स्टार्ट होता है k n m आगे इस तरह से चलते रहते हैं। अच्छा एक और पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन नॉट एमिट नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी। एमिट का मतलब होता है निकालना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अंदर लेना, खींच लेना। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी को निकालता है। जैसे इन्होंने कहा था एनर्जी निकालते ही रहता है, एनी टाइम निकालता रहता है, इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा? अच्छा एक और चीज यहाँ पे याद रखो, ये वाला मेरे पास क्या है? एनर्जी लेवल या शेल। क्या है? एनर्जी लेवल या शेल। ये होगा एनर्जी लेवल 1, इसके बाद वाला क्या होगा? एनर्जी लेवल 2। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है? एनर्जी लेवल 1 पे। अगर इसको एनर्जी लेवल 2 पर जाना होगा तो ये क्या करेगा? ये बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसके पास एनर्जी आ जाएगी, जंप करके कहाँ जाएगा? E2 पे आ जाएगा। इस पॉइंट को देखो, इलेक्ट्रॉन जंप करके, ये रहा, इलेक्ट्रॉन जंप करके E1 से कहाँ जाएगा? E2। जब E1 से E2 पे जाएगा तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा अब इसको ऊपर से नीचे आना है तो क्या करेगा? एनर्जी को बाहर निकाल देगा। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब नीचे से ऊपर जाना होगा तो एब्जॉर्ब करके जाएगा, एनर्जी लेगा तो ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर से नीचे आना तो एनर्जी को बाहर फेंकेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो देखो ये वाला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जंप करता है E1 से E2 पे, नीचे से ऊपर जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, जंप करेगा E2 से E1 पे, ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज करेगा, बाहर निकाल देगा। ये हो गया। अच्छा आखिरी वाला पॉइंट हमें कहता है ये एनर्जी अंदर जो लेता है या बाहर भेजता है, ये इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किस फॉर्म में लेता है? फोटोन की फॉर्म में। अब ये फोटोन क्या होते हैं? हमारे पास जो लाइट होती है ना, लाइट रोशनी जो होती है, इसमें छोटे छोटे से पैकेट होते हैं। लाइट के अंदर छोटे छोटे से पैकेट होते हैं जिसके अंदर एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं फोटोन। अब देखो ये सूरज है, इससे लाइट आ रही है, इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फोटोन।
तो यहाँ पर इन्होंने कहा एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, एक फोटोन के बारे में, एक फोटोन के बराबर में। एक फोटोन एनर्जी लेगा ऊपर चला जाएगा, एक फोटोन एनर्जी बाहर निकालेगा और नीचे आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या लगाता रहता है, राउंड लगाता रहता है, और जब राउंड लगाता है तो यहाँ पर पैदा होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या पैदा होता है, एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में। एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, देखो ये p का मतलब होता है मोमेंटम, ये बराबर होते हैं m और v के। m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी, रफ्तार। मास वेलोसिटी, मेरा मास है और अगर मैं यहाँ से मूव करने लग जाऊँ, भागने लग जाऊँ, तो मेरे अंदर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। जब मास के अंदर वेलोसिटी आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, मोमेंटम। क्या बन जाता है, ये मास है, इसको मैं फेंकूंगा, इसमें क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है मूव करना है, रफ्तार, तो इसमें क्या आ जाएगा, मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है गोल घूमना। क्या होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा घूमता है, गोल घूमता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो होगा ना, और जब घूमता है तो उसमें क्या पैदा हो जाती है, वेलोसिटी पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का अपना मास होगा और जब घूमता है तो क्या पैदा हो जाती है, वेलोसिटी। तो इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है उसमें क्या पैदा हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम पैदा हो जाता है। तो ये हमारे पास बोरिंग सा एक नील बोहर का एटॉमिक मॉडल है, लेकिन आज भी हम ज्यादातर ये यूज करते हैं। फिर से देखो उन्होंने क्या कहा, एटम के पास फिक्स ऑर्बिट होते हैं, उसके नाम बता दिए k l m n o r के चलते रहते हैं। एनर्जी लेवल भी बता दिए n 1 2 3 4, और यहाँ पे बता दिया कि T1 से T2 पे जाएगा तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एमिट करेगा। और जब एनर्जी लेते हैं तो किस शक्ल में लेता है, फोटोन की शक्ल में। जब इलेक्ट्रॉन राउंड लगाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम पैदा हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मास जब मूव करने लग जाता है तो मोमेंटम पैदा हो जाता है, गोल मूव करेगा तो एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये तो उन्होंने मॉडल पेश कर दिया। इसके बाद इनके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन लगी। लिमिटेशन का मतलब है इन्होंने हमें एक चीजें नहीं बताई थी। क्या चीजें नहीं बताई थी, नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ एटम। एटम के ऊपर क्या होगा जब उसके पास मैग्नेट लेकर जाएंगे, या हम क्या लेके जाएंगे, बिजली को लेकर जाएंगे। एटम के ऊपर क्या असरात होंगे जब हम मैग्नेट को पास लेकर जाएंगे या बिजली को पास लेकर जाएंगे, ये इन्होंने नहीं बताया। इसके अलावा नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा फ्रॉम लार्ज एटम। कुछ एटम छोटे छोटे होते हैं, कुछ एटम बड़े बड़े होते हैं। इन्होंने हमें जो बताया था वो छोटे छोटे एटम के बारे में बताया था कि छोटे एटम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। लार्ज एटम किस तरह स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो हमें इन्होंने नहीं बताया था। इसके अलावा आखिरी चीज क्या बताई थी, ओनली एक्सप्लेन मोनो एटम्स। मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है, वन। इसका मतलब होता है वन, और एटम का मतलब तो पता है आपको। इन्होंने एटम के बारे में बताया था जो अकेले अकेले होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम है। अच्छा, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो एक साथ अटैच होते हैं, मिले होते हैं, इस तरह से HCl जेल होते हैं। देखो एक एटम ये वाला, एक एटम ये वाला, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने एक एटम के बारे में बताया था। तो ये तीन लिमिटेशन लगी थी हमारे पास इनके ऊपर। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। तीन डिफेक्ट से सबसे पहला वाला क्या था, इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को हमें नहीं बताया था कि एटम स्टेबल होता है कि नहीं होता। इन्होंने कहा था एटम न्यूट्रल होता है, बाद में पता चला एटम पॉजिटिव और नेगेटिव वाला होता है। इसके बाद इन्होंने ये नहीं बताया था कि एटम अगर मुसलसल एनर्जी निकालता रहेगा तो बाद में तो न्यूक्लियस के ऊपर आगे गिर जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये नहीं बताया था कि एटम जो होता है वो स्पेक्ट्रम निकालता है ये वाला, लेकिन जब देखा गया तो लैंड स्पेक्ट्रम निकालता है एटम। इसके बाद हमने देखा नील बोहर का एटम एटॉमिक मॉडल, इससे सब ये पॉइंट भी बताए कि फिक्स ऑर्बिट होता है, k l m n वगैरह n = 1 2 3 होता है, और तीन लिमिटेशन भी हमने इसकी पढ़ी थी।